नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा फ्रेंज काफ्का की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक द मेटामॉर्फोसिस के बारे में। तो इस पुस्तक के बारे में यदि हम समरी आगे बात करें, उससे पहले क्यों ना मैं आपको फ्रेंज काफ्का के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। आखिर सर्वप्रथम बात करेंगे कि फ्रेंज काफ्का आखिर थे कौन। फ्रेंज काफ्का जिनका जन्म की बात करें तो सन 1883 ईस्वी और मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। इनका जीवन काल 1883 से 1924 के बीच दरमियान रहा। एक प्रमुख जर्मन यहूदी लेखक थे जिनका जन्म प्राग यानी कि वर्तमान में जो कि चेक गणराज्य के नाम से जाना जाता है वहाँ हुआ था। उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लेखकों में से एक माना जाता है। काफ्का की रचनाएं उनके अस्तित्ववाद, मानसिक संघर्ष, समाज से अस्वीकृति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों पर गहरे विचारों को व्यक्त करती है। यदि इनके जीवन और पृष्ठभूमि की बात करें तो काफ्का का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था और उनका बचपन एक कठिन पारिवारिक वातावरण में बीता। उनके पिता के साथ उनका संबंध बहुत ही जटिल और तनावपूर्ण था और यह प्रभाव उनके लेखन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। काफ्का ने अपनी शिक्षा प्राग में ही की थी और बाद में एक कानूनी पेशेवर के रूप में काम किया। हालांकि उनका दिल साहित्यिक कार्यों में ही था। उन्होंने जीवन भर अपने लेखन को गोपनीय रखा और अपनी कृतियों को प्रकाशित करने में संकोच करते थे। यदि उनके लेखन शैली और उनके प्रमुख रचना की बात करें तो काफ्का की लेखनी गहरी और अलंकारिक होती थी, जिसमें अस्तित्ववादी और निराशावादी दृष्टिकोण का बोलबाला रहता था। उनकी अधिकांश रचनाएं व्यक्तित्व, समाज और सरकारी तंत्र द्वारा उत्पीड़न और मानव अस्तित्व की मानसिकता के बीच के संघर्षों पर आधारित थी। यदि उनके कुछ महत्वपूर्ण रचना की बात करें तो पहला द मेटामॉर्फोसिस, दूसरा द ट्रायल और तीसरा द कैसल। यदि मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो यह कहानी एक व्यक्ति जो कि ग्रेगर समस्या के कारण अचानक कीट में बदलने और उसके बाद के संघर्षों को दर्शाती है। यह कहानी अस्तित्ववाद और आत्म स्वीकृति के मुद्दों को उजागर करती है। यदि उनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक द ट्रायल की बात करें तो यह उपन्यास एक व्यक्ति जोसेफ के की कहानी है जिसे एक अनजाने और अस्पष्ट अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। यह उपन्यास राज्य और कानून के तंत्र पर काफ्का के कटाक्ष को दर्शाता है। यदि उनकी तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करें दी कैसल तो यह उपन्यास एक व्यक्ति की कहानी है जो एक किले के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन हर कदम पर उसे बाधाएं और अस्वीकार का सामना करना पड़ता है। यह कार्य भी काफ्का के शोषण और अजनबीपन के अनुभवों को दर्शाता है। यदि काफ्का का साहित्यिक प्रभाव के बारे में बात करें वीडियो में आगे, तो काफ्का की कृतियां न केवल उनके समय के समाज के बारे में आलोचना करती है, बल्कि वे मानव अस्तित्व, डर, अनिश्चितता और समाज से अस्वीकृति के आंतरिक संघर्षों को भी व्यक्त करती है। उनकी लेखनी अक्सर उलझन, भय और निराशा की भावना पैदा करती है, जो पाठकों के गहरे मानसिक विचारों में डूबने पर मजबूर करती है। काफ्का की शैली बहुत ही प्रतीकात्मक और अलंकारिक है और उनकी कहानियां अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों, मनोवैज्ञानिक पहलुओं और अस्तित्व के प्रश्नों के बीच की खाई को उजागर करती है। यदि भी अब उनके काफ्का के मृत्यु और उनका विरासत के बारे में बात करें तो फ्रेंज काफ्का का निधन सन 1924 में महज 40 वर्ष की आयु में तपेदिक यानी कि टीबी से हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी के अधिकतर समय में अपनी रचनाओं को प्रकाशित नहीं किया था और उनकी अधिकांश कृतियां उनके मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुई। उनकी रचनाएं आज भी विश्व साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है और उनका साहित्यिक प्रभाव आज भी व्यापक रूप से महसूस किया जाता है। काफ्का का साहित्य जो अजनबीपन, आत्मस्वीकृति और मानसिक संघर्षों के मुद्दों को छूता है, आज भी साहित्यिक और दार्शनिक विचारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बना हुआ है।
अब यदि वीडियो में आगे बात करें हम काफ्का के सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में द मेटामॉर्फोसिस, इसका आज हम वीडियो में आगे हम संक्षेप में बात करेंगे इस पुस्तक के बारे में। तो मेटामॉर्फोसिस फ्रेंच काफ्का द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी एक व्यक्ति ग्रेगर समसा के अचानक कीट में बदलने और उसके बाद के जीवन के संघर्ष को दर्शाती है। काफ्का ने इस कहानी के माध्यम से अस्तित्ववाद, परिवार, समाज और मानव अस्तित्व की मानसिकता पर गहरे सवाल उठाए हैं। यदि कहानी की शुरुआत करें तो कहानी की शुरुआत ग्रेगर समसा नामक एक व्यक्ति से होती है जो एक व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। वह अपने परिवार का एकमात्र सहारा है और बहुत मेहनत करता है ताकि अपने माता पिता और बहन ग्रेटा का भरण पोषण कर सके। एक दिन जब वो अपने बिस्तर से उठता है तो वह पाता है कि उसका पूरा शरीर पूरी तरह से एक विशाल कीट, गणेश जैसा दिखने वाला एक कीट यानी कि कॉकरोच में बदल चुका है। वह घबराया हुआ और परेशान होता है, लेकिन उसे इस रूप में भी अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान आता है। उसे यह चिंता होती है कि वह अपने काम पर अब कैसे जाएगा, क्योंकि वह हमेशा समय से पहले ऑफिस जाता था और अब उसकी यह स्थिति उसे काम से रोक सकती है। हालांकि उसकी शारीरिक स्थिति बदलने के बावजूद उसका मानसिक रूप अब भी मानव जैसा होता है। यदि इस कहानी के आगे बात करें पहले परिवार की प्रतिक्रिया की, तो ग्रेगोर का परिवार विशेष रूप से उसकी बहन ग्रेटा उसे पहले मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उसकी स्थिति के बारे में समझना और स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। वह अपनी स्थिति को छुपाने के लिए अपने कमरे में बंद हो जाता है। उसके परिवार के सदस्य, खासकर उसके पिता और माँ, उसकी हालत को लेकर परेशान और घबराए हुए होते हैं। पहले तो वो ग्रेगर के साथ सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवार का रवैया बदलने लगता है। परिवार की उपेक्षा के बारे में यदि आगे बात करें तो ग्रेगर की बहन ग्रेटा शुरू में अपनी देखभाल करती है, लेकिन समय के साथ वह भी उसे एक बोझ समझने लगती है। वह ग्रेगोर को कमरे में बंद कर देती है और कभी कभी तो उसे खाने का सामान भी देती है, लेकिन उसके साथ का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहता। परिवार के सदस्य भी उसकी स्थिति को लेकर असमंजस में रहते हैं और उसकी देखभाल में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। ग्रेगोर की स्थिति और अधिक खराब होती जाती है और वह अकेला और हताश महसूस करने लगता है। ग्रेगोर अपने परिवेश और परिस्थितियों से पूरी तरह से अलग थलग सा हो जाता है। वह पहले एक सक्रिय और जिम्मेदार व्यक्ति था, लेकिन अब वह केवल अपनी ही दयनीय स्थिति में फंसा हुआ महसूस करता है। उसका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पूरी तरह से टूट जाता है। यदि अब आगे बात करें सामाजिक और मानसिक अस्वीकृति के बारे में, तो काफ्का ने इस कहानी के माध्यम से समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति और पहचान को लेकर गहरे सवाल उठाए हैं। ग्रेगोर की शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों ही बदल चुकी होती है और समाज और परिवार उसे उसी रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। पहले वह एक आम व्यक्ति था जिसे उसकी मेहनत के कारण सम्मान मिलता था, लेकिन अब उसे एक कीट में बदलने के कारण उसे न केवल शारीरिक रूप से अस्वीकार किया जाता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उपेक्षित किया जाता है। मृत्यु और अंत के बारे में यदि आगे बात करें तो ग्रेगोर की स्थिति और भी बिगड़ने लगती है और उसका शरीर अब पहले से ज़्यादा कमज़ोर और बीमार हो जाता है।
एक दिन उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उसकी मौत के बाद परिवार को राहत मिलती है और वे फिर से अपने जीवन में सामान्य रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। ग्रेगर की मृत्यु उनके जीवन में कोई विशेष असर नहीं डालती, क्योंकि वे फिर से अपनी समस्याओं से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। यदि अब वीडियो के अंत में हम बात करें कि आखिर फ्रेंज काफ्का के द्वारा जो ये लिखी गई किताब है द मेटामॉर्फोसिस, इस कहानी का संदेश क्या है, इस कहानी के माध्यम से आखिर फ्रेंज काफ्का क्या कहना चाहते थे, तो मेटामॉर्फोसिस काफ्का द्वारा जीवन की सच्चाई और समाज के कड़वे पहलुओं को उजागर करती है। यह कहानी समाज और परिवार की तरफ से किए गए भेदभाव, अस्वीकृति और आत्मीयता की कमी को दर्शाती है। ग्रेगोर की स्थिति यह दिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी बाहरी स्थिति और रूप से आंकना कितना गलत है। साथ ही यह कहानी इस बात को भी उजागर करती है कि परिवार और समाज केवल तब तक किसी को स्वीकारते हैं जब तक वह उसके लिए लाभकारी और उपयोगी हो। काफ्का की यह कहानी यह भी दर्शाती है कि व्यक्तिगत अस्तित्व की खोज, आंतरिक संघर्ष और आत्म स्वीकृति के प्रयास इंसान को अकेलापन और गहरे मानसिक संकट में डाल सकते हैं। ग्रेगोर की निराशाजनक स्थिति यह बताती है कि कभी कभी लोग अपनी वास्तविक पहचान को खो देते हैं और समाज के दबावों और अपेक्षाओं के चलते उन्हें खुद को साबित करने की कोशिश करनी पड़ती है, जो अंततः उन्हें अकेला और उपेक्षित बना देती है। मेटामॉर्फोसिस एक अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से लिखी गई कहानी है जो न केवल व्यक्ति के जीवन के संघर्षों को समझाती है, बल्कि समाज में अस्वीकार किए गए लोगों की मानसिक स्थिति पर भी विचार करने को प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का कंप्लीट वीडियो ऑडियो बुक, जिसमें हमने जाना द मेटामॉर्फोसिस बुक के बारे में और फ्रेंज काफ्का आखिर हैं कौन, उनके बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, फ्रेंज काफ्का से जुड़ी कुछ नई जानकारी सीखने को मिली होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना महत्वपूर्ण फीडबैक, सजेशंस, वीडियो के प्रति राय, आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर लिखें, ज़रूर बतावें। फिलहाल आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे आप समूह से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।